नमस्कार बंधुओं। आज 1857 के विद्रोह के संबंध में जो श्रृंखला चल रही है उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर मैं पुनः उपस्थित हूं और आज हम विचार कर रहे हैं कि जो 1857 का विद्रोह था उसके स्वरूप को लेकर के बहुत ही विवादास्पद स्थिति बनी हुई है। और वो इसलिए क्योंकि हर विद्वान ने, हर विचारक ने इसको अपनी दृष्टि से देखा है, जिसके लिए उसको भारतीय विचारकों ने अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की है, उसको समझा है, और जबकि विदेशी विचारकों ने और अंग्रेजों ने उस विद्रोह के संबंध में अपना अलग अलग मंतव्य दिया है। तो आज इसी पर विचार करने के लिए हम सबसे पहले आज विचार करेंगे कि जो भारतीय विचारक हैं या राजनेता थे अथवा जो इतिहासकार थे या लेखक थे, उन्होंने इस विद्रोह के बारे में क्या सोचा, इसको किस तरीके से स्वीकार किया है। तो उसके स्वरूप के बारे में जो प्रमुख विचार हैं इनके संबंध में मैं आज आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये जब हम इसकी 1857 के विद्रोह की व्याख्या करते हैं तो बहुत अलग अलग स्वरूप निकल करके आते हैं। अभी भारत सरकार ने आज़ादी के बाद इसके अध्ययन करने के लिए कमेटी बिठाई थी, और उस कमेटी ने जब इसका अध्ययन किया तो भी ये बात उभर कर के आई कि विभिन्न इतिहासकारों ने, विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न राजनीतिज्ञों ने जो अपने अपने विचार व्यक्त किए उसमें मतैक्य नहीं था। और किसी ने इसको स्वतंत्रता आंदोलन कहा, तो किसी ने इसको सैनिक विद्रोह कहा, किसी ने इसको धार्मिक विद्रोह कहा। जब ज्यादा विवाद बढ़ गया तो केवल इसको फिर ये कहा गया कि इसके साथ कोई भी टाइटल ना जोड़ा जाए, इसको केवल 1857 नाम दिया जाए। तो उस 1857 की जो पहली लड़ाई जिसे हम मानते हैं या स्वतंत्रता आंदोलन मानते हैं या विद्रोह मानते हैं, उसकी स्थिति को विभिन्न विचारकों ने अपने अनुसार देखा है। तो आइए देखते हैं भारतीय विचारक या राजनीतिज्ञ क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो विचार दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, जिसका बाद में भारत एक खोज के नाम से अनुवाद किया गया और एक श्रृंखला, टीवी श्रृंखला चलाई गई थी, उसमें जो उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं वो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का ये आंदोलन था। उनका कहना था कि जो 1857 की लड़ाई हुई थी वो मात्र एक विद्रोह नहीं था, बल्कि भारतीयों के द्वारा स्वतंत्रता के लिए जो एक विधिवत आंदोलन चलाया गया था, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार था, जो उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर इसको लिखा है और इसके ऊपर एक बहुत सारा मंथन किया है और उसके बाद ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला है। उसके बाद हम देखेंगे जो दूसरी विचारधारा है वीडी सावरकर, जो एक कट्टर हिंदूवादी संस्कृति के संपोषक थे। सावरकर साहब क्या कहते हैं कि महान जन विप्लव भारत का स्वतंत्रता संग्राम, वो ये कहते हैं कि ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, ये केवल सामंतशाही के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बल्कि ये महान जन विप्लव था। यानी जो भारतीय लोगों का आक्रोश था, जनाक्रोश था, और जनाक्रोश के कारण से उनको इसको जो उन्होंने संज्ञा दी है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। उनका कहना ये था कि इस विद्रोह के अंदर, इस आंदोलन के अंदर मजदूर, कारीगर, कामगार, व्यापारी, राजनेता, सैनिक, धार्मिक लोग, साहित्यिक लोग सभी शामिल हुए थे। इसलिए उन्होंने इसको जन विप्लव का नाम दिया है, क्योंकि इसने भारत के जन जन को प्रभावित किया था और जन जन ने इसमें अपना किसी न किसी तरीके से भूमिका अदा की थी। इसलिए सावरकर साहब इसको जन विप्लव और भारत का स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अब इसके बाद देखेंगे अशोक मेहता साहब। अशोक मेहता साहब जो कि एक उदारवादी नेता थे, राजनीतिज्ञ थे, बहुत अच्छे विचारक थे और लेखक भी थे। इन्होंने कहा है कि 1857 की जो क्रांति थी वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था। उन्होंने इसके साथ राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा है। राष्ट्रीय शब्द का मतलब क्या था
कि जो भारत के लोग थे वो चाहे किसी भी विचार पर अलग मत रखते हों, लेकिन इस विचार पर यानी अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने के लिए सभी जातियां, सभी धर्म, सभी भाषाओं के लोग, सभी संप्रदायों के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग जो है वो उसमें शामिल थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसीलिए उन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है कि ये विद्रोह मात्र विद्रोह नहीं था, क्योंकि इससे पहले सैकड़ों विद्रोह हो चुके थे, चाहे वो भीलों के विद्रोह, सन्यासियों के विद्रोह, फकीरों के विद्रोह, किसान के विद्रोह, किसी के तमाम हो चुके थे। लेकिन ये विद्रोह जो था वो ये राष्ट्रीय विद्रोह था। अशोक मेहता साहब ऐसा मानते हैं। इसके बाद देखें आरसी मजूमदार साहब जो एक इतिहासकार थे, इन्होंने बहुत ही विस्तृत व्याख्या की है और बहुत ही सटीक तर्क दिए हैं। उसके आधार पर ये क्या कहते हैं कि न तो ये राष्ट्रीय था और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। उनका कहने का मतलब ये था कि जो रियासतें प्रभावित हो रही थी, उन रियासतों जिन पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे या उनको छीन रहे थे, उन रियासत के शासकों ने भाग लिया। जिन सैनिकों को या परेशानी थी या अधिकारियों को परेशानी थी, उन सैनिकों ने भाग लिया इसमें। उन व्यापारियों ने भाग लिया जिनको घाटा हो रहा था, जिनका व्यापार नहीं चल रहा था। उन किसानों ने भाग लिया था जिनके ऊपर अंग्रेज जो है शोषण जिनका कर रहे थे। उन कामगारों ने भाग लिया था जिनको अंग्रेज रोजगार नहीं दे रहे थे। कहने का मतलब ये है आरसी मजूमदार साहब का कि जो प्रभावित लोग थे या जो प्रभावित वर्ग थे या जो प्रभावित क्षेत्र था, वहीं के लोगों ने इसमें भाग लिया। इसलिए इसे हम राष्ट्रीय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये विभिन्न स्थान विशेषों पर शुरू हुआ, वहां पर ये आंदोलन चला और वहीं पर इसको दबा दिया गया। इसका पूरे राष्ट्र में विस्तार नहीं था, न ही पूरे राष्ट्र पर इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव था। यद्यपि बाद में जब अधिनियम पारित किया गया तो प्रभाव पड़ा, लेकिन वो शुरू में जब आंदोलन हुआ या जिस तरीके से आंदोलन चला, उसको वो राष्ट्रीय स्वीकार नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि ये किसी तरीके का स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, क्योंकि किसी भी वर्ग ने इस विद्रोह का उद्देश्य स्वतंत्रता नहीं रखा था। यानी भारत को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, अपने अपने स्तर से अपनी रियासतों को बचाने के लिए या अपने हितों को बचाने के लिए ये संघर्ष किया गया था। इसलिए इतिहासकार आरसी मजूमदार जो है वो इसको न राष्ट्रीय मानते हैं और न ही स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इसके बाद देखिए मौलाना आजाद। मौलाना आजाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, वो ये कहते हैं कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि धार्मिक। जैसा कि कुछ अंग्रेज विचारकों ने, डिजरेली इत्यादि ने इसको धार्मिक विद्रोह की संज्ञा दी है कि ये ईसाई धर्म का विस्तार जो हो रहा था, अंग्रेजों के द्वारा जो करवाया जा रहा था, उसके खिलाफ भारत के जो धर्म थे वो उसे स्वीकार करना नहीं चाहते थे। इसलिए ये जो है धार्मिक विद्रोह नाम उन्होंने दिया अंग्रेजों ने। लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि ये धार्मिक विद्रोह नहीं है या धार्मिक क्रांति नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय है। और राष्ट्रीय इसलिए है क्योंकि इसमें भारत में रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो या कुछ अन्य धर्मों के धर्मावलंबी हो, उन सब ने मिलकर इसमें भाग लिया था, संघर्ष किया था अंग्रेजों के साथ में। इसलिए हम इसको धार्मिक आंदोलन या धार्मिक क्रांति नहीं मान सकते हैं। तो मौलाना आजाद इसको धार्मिक न मानते हुए राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा देते हैं। एक और विचारक हैं डॉक्टर एस.वी. चौधरी, जो कि अच्छे राजनीतिक विश्लेषक माने गए हैं और इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। इनका क्या कहना था? इनका था कि यह विद्रोह सैनिक एवं असैनिक था। जैसे कुछ अंग्रेजों ने ये कहा था कि चूंकि मंगल पांडे से संबंधित एक घटना हुई थी और मंगल पांडे एक सैनिक थे और उसी के कारण से सैनिक कार्यवाही शुरू हो गई, इसलिए सैनिक विद्रोह था।
लेकिन एसवी चौधरी साहब जो एक इतिहासकार, राजनीतिज्ञ और विश्लेषक थे, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये विद्रोह जो है सैनिक भी था और असैनिक भी था, क्योंकि इनका मानना ये है कि इसमें तमाम सैनिकों ने भाग लिया था, भारत के सैनिकों ने, और असैनिक लोगों ने भी, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे जनता के सामान्य लोग हों, चाहे कामगार हों, चाहे अन्य धर्म से जुड़े हुए लोग हों, किसी चीज से भी जुड़े हुए लोग हों, सभी ने इस विद्रोह के अंदर भाग लिया था। तो ये थे कुछ विचार भारतीयों के, चाहे वो राजनीतिज्ञ रहे हों, इतिहासकार रहे हों, विश्लेषक रहे हों या राजनेता रहे हों, इन सब ने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में। तो ये जानकारी आप तक मैंने पहुंचाई है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये जानकारी और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।